ईवीएस क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं। सीटेट एग्ज़ाम के लिए सीटेट, यूपी टेट, रीट, सभी जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए ये क्लास है। पहला प्रश्न है, कक्षा 5 में पाठ किसके जंगल पर चर्चा करने के लिए अध्यापिका ने सूर्यमणि के सच्चे किस्से को सुनाया, जिसमें उसने एक केंद्र तोरंग की स्थापना की थी जो कि देखता था। किसको देखता था? जल्दी से बताएं सभी लोग। कक्षा 5 में पाठ किसके जंगल पर चर्चा करने के लिए अध्यापिका ने सूर्यमणि के सच्चे किस्से को सुनाया, जिसमें उसने एक केंद्र तोरंग की स्थापना की थी जो कि देखता था जमीन और जीविका की समस्याएं, भूख की समस्याएं, वनों की समस्याएं, कुड़क संस्कृति की समस्याएं। ये देखता था जमीन और जीविका की समस्याएं और कुड़क संस्कृति की समस्याएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है? परिवार से, खेल और परिवार से, परिवार, समाज और खेल से, प्रतियोगिताएं आयोजित करने से। किससे सीखा जा सकता है सहयोग भावना से कार्य? जल्दी से बताएं सभी लोग इसका आंसर निकाल कर। किससे सीखा जा सकता है? निम्नलिखित में से किससे सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है? परिवार, समाज और खेल, इन तीनों से ही सीखा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है? चींटियां, दीमक, भृंग, मधुमक्खी। सामाजिक कीट की श्रेणी में कौन सा नहीं आता है? बताएं आप लोग। सामाजिक कीट नहीं होता है, बताएं कौन सा नहीं होता है? चींटियां, दीमक और मधुमक्खी, ये तीनों ही सामाजिक कीट होते हैं, लेकिन भृंग एक सामाजिक कीट नहीं होता है। आंसर इसका क्या है? भृंग। भृंग एक सामाजिक कीट नहीं है। अगला प्रश्न, वलसाड शहर हैदराबाद शहर तेलंगाना राज्य के सापेक्ष किस दिशा में है? बताएं किस दिशा में वलसाड शहर हैदराबाद तेलंगाना राज्य के सापेक्ष? वलसाड शहर हैदराबाद तेलंगाना राज्य के सापेक्ष किस दिशा में है?
उत्तर पश्चिम दिशा में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अबू धाबी में प्रचलित है? डॉलर, रुपए, दिरहम, टका। बताएं कौन सी मुद्रा अबू धाबी की है? अबू धाबी की मुद्रा कौन सी है? अबू धाबी की मुद्रा है दिरहम। रुपया भारत का, आप लोगों के लिए रुपया क्या होता है? भारत की मुद्रा है। और दिरहम अबू धाबी की मुद्रा है। अगला प्रश्न, चेराव नृत्य में व्यक्ति बांस की डंडियों को पकड़कर युग्मों में एक दूसरे के सामने आमने सामने जमीन पर बैठते हैं। जैसे ही ढोल बजता है बांस को जमीन पर पीटा जाता है। नर्तक बांस की डंडियों के अंदर और बाहर पैर रखते हैं, कूदते हैं और ताल पर नाचते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ पर चेराव नृत्य किया जाता है? मणिपुर, मिजोरम, असम, ओडिशा। बताएं कहाँ पर किया जाता है चेराव नृत्य? चेराव नृत्य मिजोरम राज्य में किया जाता है। कहाँ पर? मिजोरम में चेराव नृत्य किया जाता है। इस प्रकार ये बांस के खंभे हैं, ये बांस के डंडियां हैं, इनको नीचे जमीन पर जैसे ढोल बजता है उसी प्रकार पटका जाता है और ये लोग नाचते हैं। इसको कहते हैं चेराव नृत्य। छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण करके भौमजल को पुनः आवेशित किया जाता है। इस पारंपरिक विधि का उपयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, बिहार। किस राज्य में किया गया बताएं? आप लोग बताएं इसका आंसर, कौन सा राज्य है वो? छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण करके भौमजल को पुनः आवेशित किया जाता था। इस पारंपरिक विधि का उपयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? तो सबसे कम बारिश होती है वो और पानी की आवश्यकता होती है राजस्थान राज्य में। इसी राज्य में इसका संरक्षण किया गया था। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर बहती है? असम और मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा और मणिपुर। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर बहती है? बताएं सभी लोग, आप कहाँ से बहती है? किन किन राज्यों से बहकर निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी? भारत के दो ऐसे राज्य हैं, पूर्वी राज्य हैं, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। अरुणाचल प्रदेश और असम, ये पूर्वी राज्य हैं, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी होकर निकलती है। अगला प्रश्न है, भावी पीढ़ी के सामाजिकरण में
परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस परिस्थिति में परिवार माध्यम है प्राथमिक सामाजिकरण का, द्वितीय सामाजिकरण का, प्राथमिक और द्वितीयक सामाजिकरण का, या फिर तृतीयक सामाजिकरण का। बताएं किस प्रकार का है। परिवार सामाजिकरण में किस प्रकार की भूमिका निभाता है? जल्दी से निकालें इसका आंसर सभी स्टूडेंट। भावी पीढ़ी के सामाजिकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस परिस्थिति में परिवार माध्यम है प्राथमिक सामाजिकरण का। किस प्रकार का? प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम होता है परिवार। अगला प्रश्न, वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए हुए कई आंदोलनों को समर्थन मिला है। निम्नलिखित में से किसने 1970 के चिपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई थी? वंदना शिवा, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर, बाबा आमटे। बताएं कौन से थे चिपको आंदोलन के प्रणेता और आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाने वाले 1970 के दशक में? उन्नीस सौ 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिला रैणी गांव से ये प्रारंभ हुआ और इसके निर्णायक भूमिका निभाने वाले सुंदरलाल बहुगुणा थे। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बड़े बांधों के निर्माण के कारण स्थानीय व्यक्तियों को अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा। इस प्रकार की गतिविधि को क्या कहते हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बड़े बांधों के निर्माण के कारण स्थानीय व्यक्तियों को अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा। इस प्रकार की गतिविधि को क्या कहते हैं? तबादला, स्थानांतरण द्वारा अंदर आना, स्थानांतरण द्वारा बाहर आना, या विस्थापन। क्या कहेंगे बताएं सभी लोग। इसका आंसर जल्दी से निकालें सभी विद्यार्थी। सीटेट एग्ज़ाम जो दिसंबर में होने वाला, इसके लिए प्रिपरेशन जारी रखी गई है आप सभी लोगों के लिए, और कंटिन्यू क्लास ली जा रही हैं, तो सभी लोग इस चैनल से जुड़ें। इसको कहते हैं विस्थापन। जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बड़े बांधों के कारण स्थानीय व्यक्तियों को प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा, इसका कारण है विस्थापन। अगला प्रश्न, हमें पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रिज में रखे लंबी अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार है? बताएं विद्यार्थी, कौन सा जिम्मेदार है भोजन को खराब करने के लिए? भोजन को खराब करने के लिए कौन सा? फफूंद। फफूंद के कारण वो सड़ जाता है, जाल लग जाता है कोई भी वस्तु में, कोई भी खाने की चीज़ हो उस प्रकार खराब हो जाती है फफूंद के कारण। अगला प्रश्न, प्रत्येक भोज्य पदार्थ के पैकेट पर उससे पैक बंद करने की तिथि दी जाती है।
क्योंकि इसका कारण है कि प्रत्येक भोज्य पदार्थ की अपनी निदानी शेल्फ आयु होती है। ये बात तो सही है। इसके बाद भोज्य पदार्थ के प्रक्रमण और पैकिंग की अवधि में कई परिरक्षणों का उपयोग किया जाता है। कुछ निश्चित समय के पश्चात इसमें रोगाणु उत्पन्न हो सकते हैं जो इसको खराब कर देंगे। ये भी बात सही है। इसके बाद हमें उन भोज्य पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए जिन पर लिखा हुआ समय समाप्त हो चुका है। तो ये भी बात सही है। ये भी बात सही है। भोज्य पदार्थ के प्रक्रमण और पैकिंग की अवधि में कई परिरक्षकों का उपयोग किया जाता है। तो बी भी इसका सही है। इसका आंसर है ए बी सी डी सभी इसके आंसर पॉजिटिव ऑप्शन है। तो आंसर इसका क्या बनेगा? ए। अगला प्रश्न, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती हैं। निम्नलिखित में से वह विधि ज्ञात कीजिए जो कि मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती। मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती वह विधि कौन सी है? बताएं सभी लोग, कौन सी विधि है ऐसी जो मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती? मच्छरों की जो पैदावार होती है उसको रोकने में सहायक नहीं है। वो कौन सी है बताएं जल्दी से। सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताएं कौन सा हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। तो मैं बताता हूं, देखिए, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती हैं। निम्नलिखित में से विधि ज्ञात कीजिए जो कि मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती। कूलर के पानी को सप्ताह में कम से कम 2 बार साफ करना, बिल्कुल सही है। तालाब और पानी इकट्ठा होने वाले स्थानों में मछली डालें जो कि मच्छरों के लार्वा को खा देती है। वो मछली का नाम है गम्बूसिया मछली जो मच्छरों के लार्वा को खाती है। मच्छरदानी का प्रयोग करें। मच्छरदानी के प्रयोग से कोई प्रजनन नहीं रुकता है। यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो गया हो तो तेल का छिड़काव करें, केरोसिन का, जिससे मच्छरों का प्रजनन रुक जाता है। पहला, दूसरा और ए, बी और डी ये सभी मच्छरों के प्रजनन को रोकने के उपाय हैं, लेकिन मच्छरदानी का उपयोग करना एक प्रजनन को रोकने का उपाय नहीं है। तो आंसर इसका क्या है? ए। आंसर इसका सी, मच्छरदानी का प्रयोग ये प्रजनन को नहीं रोकता है। अगला प्रश्न, दस्त के रोगियों को चिकित्सक परामर्श देते हैं वे अधिक मात्रा में उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी जिसमें चुटकी भर नमक भर थोड़ी सी चीनी मिली हो पिएं, क्योंकि इससे क्या होता है, केवल चीनी वाला पानी आंत नहीं सोख सकता। चीनी और पानी वाला सम्मिश्रण सरलता से सोखा जा सकता है। उबालने पर पानी रोगाणु रहित हो जाता है। तो आप सभी लोग इसका आंसर निकालें। सभी विद्यार्थी इसका आंसर निकाल कर बताएं कौन सा इसका सही ऑप्शन है। दस्त के रोगियों को चिकित्सक परामर्श देते हैं वे अधिक मात्रा में उबालकर ठंडा किया हुआ पानी जिसमें चुटकी भर नमक व थोड़ी सी चीनी मिली हो पिएं, क्योंकि केवल चीनी वाला पानी आंत नहीं सोख सकता। चीनी और पानी वाला सम्मिश्रण सरलता से सोखा जा सकता है। उबालने पर पानी जीवाणु रहित हो जाता है। इसका आंसर क्या है? बी और सी। चीनी और पानी सम्मिश्रण सरलता से सोखा जा सकता है और उबालने पर पानी रोगाणु, उबालने पर जो पानी में जीवाणु हैं
वो नष्ट हो जाते, जीवाणु रहित हो जाते। आंसर इसका डी। अगला प्रश्न, कक्षा 3 में हमारा भोजन नामक अध्याय को पढ़ाते समय शिक्षक जोसेफ विद्यार्थियों से आपस में चर्चा करने को कहती है। उन्होंने कल क्या कहा था, क्या खाया था, इस चर्चा का क्या उद्देश्य है? बताएं सभी लोग, इसका उद्देश्य क्या है? अपने साथियों से साझा करना कि उन्होंने क्या खाया है, भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना, संतुलित आहार क्या है इसकी चर्चा करना, साझा करना कि क्या खाना सामान्य है। तो कक्षा 3 में हमारा भोजन नामक अध्याय को पढ़ाते समय शिक्षक जोसेफ विद्यार्थियों से आपस में चर्चा करने को कहते हैं कि उन्होंने कल क्या खाया था। इस चर्चा का क्या उद्देश्य? इस चर्चा का उद्देश्य है संतुलित आहार क्या है इसकी चर्चा करना। अगला प्रश्न, कक्षा 4 5वां अध्याय अनिता एवं मधुमक्खियाँ में अनिता खुशबहार नाम की एक लड़की की सच्ची कहानी है, जिसमें उसका वर्णन एक बालिका सितारा के रूप में उजागर किया गया है। इस प्रकार की पहल का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? दर्शाना कि लड़कियां जैसे खुश होती हैं एवं उनकी प्रोत्साहित करने पर अत्यधिक बल देना। यह दर्शाना कि नारी शक्ति बालिका शक्ति किस प्रकार गतिशील है। बी इसका राइट आंसर है। क्या है? नारी शक्ति बालिका शक्ति ये किस प्रकार शक्तिशाली है। अगला प्रश्न, कक्षा 4 के अध्याय दुनिया मेरे घर में नामक कहानी अक्षय के बारे में है, जो बताता है कि कैसे उसकी दादी उसे अनिल के घर कुछ भी खाने या पीने के लिए मना करती है। इस कहानी से बच्चों को कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है? बताएं सभी लोग, इससे कौन सी शिक्षा मिलेगी? कक्षा 4 की अध्याय दुनिया मेरे घर में नामक कहानी अक्षय के बारे में है, जो बताता है कि कैसे उसकी दादी उसे अनिल के घर कुछ भी खाने या पीने के लिए मना करती है। इस कहानी से बच्चों को कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है? इससे मिलती है जाति भेदभाव एवं अस्पृश्यता का अस्तित्व। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस में सहपाठी आकलन को परिभाषित करता है? बताएं इसका आंसर सभी लोग। सहपाठी आकलन को कौन सा परिभाषित करता है? ये करता है विद्यार्थियों पर केंद्रित होता है जब वो दूसरे विद्यार्थियों का आकलन जोड़ों में या समूह में कर रहे हों। कक्षा 3 की अध्याय हम चीजें कैसे बनाते हैं में दीपावली की कहानी किस पर केंद्रित है? किस पर केंद्रित है? घरेलू कामकाज में लिंग संबंधी भेदभाव की अवधारणा। मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट समूह के अनुभवों का समन्वय करने का महत्वपूर्ण साधन है। इस संदर्भ में इंगित कीजिए कि कौन सा
कथन इसके उपयोग को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। शिक्षक छात्रों को भारत की स्वतंत्रता से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों को मौखिक रूप से याद करना गलत है। शिक्षक छात्रों से भारत के इतिहास का मौखिक प्रस्तुतिकरण करने को कहते हैं। शिक्षक अपने छात्रों से उनके दादा दादी नाना नानी के स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों को एकत्रित करने को कहते हैं। शिक्षक छात्रों से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों के नामों की सूची मौखिक रूप से प्रस्तुत करने को कहते हैं। तो इसका क्या है? इसका उद्देश्य सिर्फ एक है कि शिक्षक अपने छात्रों से उनके दादा दादी नाना नानी के स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों को एकत्रित करने को कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्थान विशेष को समझने के लिए बच्चों को मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान आवश्यक है। प्रस्तुत वाक्यों में से कौन सा मानचित्र के बारे में सही है? मानचित्र सदैव यह मानकर बनाया जाता है कि व्यक्ति की किसी स्थान को जमीन से देख रहा है। वस्तुओं, दीवारों, सड़कों आदि के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। हम वास्तविक दूरियां नापकर उन्हीं को दर्शाते हैं। मानचित्र में उत्तर दिशा सबसे ऊपर के हाशिए पर है। बी और डी इसके दो ऑप्शन राइट हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा साधन जल के अभाव एवं इसका किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा का सर्वोत्तम माध्यम है? पाठ्य पुस्तकें, सिर्फ साधन, विश्वकोश, समाचार पत्र की रिपोर्ट। बताएं इसका आंसर। सभी विद्यार्थी इसका आंसर निकालें। कौन सा इसका निम्नलिखित में से कौन सा साधन जल के अभाव एवं इसकी किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा का सर्वोत्तम माध्यम है? समाचार पत्र की रिपोर्ट। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों के ईवीएस सीखने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विद्यार्थी रिक्त पात्र अथवा कोरे कागज की भांति होती जिनको जानकारी व ज्ञान से भरना होता है, जो एक विद्यालय की ही दे सकता है। एक विद्यालय ही दे सकता है। सभी विद्यार्थी एक समान होते हैं तथा सीख समझ सकते हैं, ये भी गलत। विद्यार्थियों की ईवीएस सीखने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विद्यार्थियों के सीखने का तरीका सर्पिल पेचदार होता है। कैसा होता है? पेचदार होता है। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है। वह परिस्थितियों से सीखना व प्रतिक्रिया अपने ढंग से देता है। विद्यार्थियों के सीखने का मूल्यांकन करने के लिए फाइल या पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण उपकरण है। निम्न में से कौन सा वाक्य पोर्टफोलियो को सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से परिभाषित करता है? एक निश्चित समय में विद्यार्थी के कार्यों को एकत्रित करना, अधिकतर दिन प्रतिदिन के कार्य या विद्यार्थी के सर्वोत्तम कार्य को चुन लेना। अगला प्रश्न, कक्षा में विरोध की परिस्थिति अक्सर उजागर होती है जब कोई छात्र किसी सामाजिक सांस्कृतिक विषयों पर चर्चा प्रारंभ करता है, तब एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी?
छात्र से कहेंगे कि अपने अनुभव साझा करे और कक्षा में इस विषय पर संबोधन करे। एक अध्यापिका की इच्छा है कि उसके छात्रों में वनस्पतियों के बारे में समझ व ज्ञान विकसित हो। इसके लिए उसे निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? छात्रों को अपने साथ विद्यालय के बगीचे में चलने को कहेंगे तथा वहाँ पर सभी पौधों की पहचान करने को कहेंगे। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के छात्रों को संचार के माध्यम विषय पढ़ाते समय फराय अपने छात्रों में अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन सी नीतियों का उपयोग करेगी? छात्रों से कहेंगे कि वे संचार माध्यमों के चित्र एकत्रित करें व उन्हें वर्गीकृत करें। संचार के माध्यमों पर एक वीडियो दिखाएंगी। छात्रों से कहेंगे कि वे संचार के माध्यमों पर अपने अनुभव बताएं व उन पर चर्चा करें। तो आंसर इसका क्या बनेगा? ए और सी। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के मध्य अध्याय ऊंची उड़ान में पक्षियों के विषय पर चर्चा करते हुए शिक्षक टीना छात्रों से कहती है कि वे अपने आसपास पक्षियों व उनकी विशेषताओं का अवलोकन करें। इस क्रियाकलाप का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है छात्रों में पक्षियों के प्रति रुचि विकसित करना। अगला प्रश्न, सीमा एक ईवीएस अध्यापिका छात्रों को अपने आसपास की वस्तुओं को एकत्रित करने के लिए कहती है। उन वस्तुओं जैसे छात्र धातु का पेन, स्टील की चम्मच व प्लास्टिक की चम्मच आदि को पानी की बाल्टी में डालकर देखें कि वे तैरती हैं अथवा डूबती हैं। छात्रों ने पूछा कि स्टील की चम्मच क्यों डूबी और प्लास्टिक की चम्मच क्यों तैरी? छात्रों का घनत्व के बारे में बताना आवश्यक नहीं समझती, क्योंकि वे घनत्व की वैकल्पिक अवधारणाएं बना लेंगे। तो सभी लोगों से मेरा एक आग्रह है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। माइंड 5 अकेडमी, यहाँ पर सीटेड एग्ज़ाम की निःशुल्क प्रिपरेशन कराई जाती है। आप लोगों से कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। और टेलीग्राम से जुड़ें माइंड 5 अकेडमी, तो वहाँ पर आप लोगों को PDF प्राप्त हो जाएगी। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन, बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा जब एग्ज़ाम देंगे कि इस संस्थान की विशेषता क्या है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी लोगों को माइंड 5 अकेडमी की ओर से नमस्कार, सत श्री अकाल।